हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्वेता। मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि बीपीएससी टायर 3 का 15 मार्च को एग्ज़ाम है, तो इस इतने कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन करने के लिए खान सर की जो एनसीईआरटी बेस्ड 6 से 12 से है 12 तक की जो बुक है, जो सभी विषयों में आती है, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, और इसमें हम लोग पहले भूगोल का पूरा सार संग्रह जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें भारत और विश्व दोनों का भूगोल दिया हुआ है। तो हम लोग पहले भारत का भूगोल देखेंगे, फिर उसके बाद विश्व का भूगोल देखेंगे। समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि बस समय बहुत कम है और हमें सिलेक्शन लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें हम लोग भारत की भौगोलिक अवस्थिति एवं भूगर्भिक संरचना देखेंगे। इसमें भारत की भौगोलिक अवस्थिति देखते हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। इस दृष्टि से यह विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां रखता है। भारत में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। यह पूरे तरह से किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। भारत का दोनों अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितने डिग्री का है? लगभग 29 डिग्री का है। भारत का उत्तरी दक्षिणी विस्तार 32-14 किलोमीटर और पूर्वी पश्चिम विस्तार 29-33 किलोमीटर है। मैं ऐसे ही याद करती हूँ, 32-14 करके, 3214 नहीं करती हूँ, ऐसे याद हो जाता है। इसकी आकृति कैसी है? तो चतुष्कोणीय है। भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, अन्य स्रोतों में 15,106.7 किलोमीटर है, और तट रेखा लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। सॉरी दोस्तों, देखे नहीं हैं हम। फिर उसके बाद कौन सी रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर देश को लगभग 2 बराबर भागों में उत्तर दक्षिण में विभक्त करती है? तो कर्क रेखा हो जाएगी। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। यह पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कहाँ तक फैली हुई है? तो ये हो जाएगा गुजरात तक फैली हुई है। भारत में, एक सेकेंड दोस्तों, भारत का वर्तमान स्वरूप, भारत के विशाल आकार तथा सीमा के लगे पर्वतों और समुद्री प्रभाव के कारण इसे किसकी संज्ञा दी जाती है? तो उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। भारत का वर्तमान स्वरूप करोड़ों वर्ष पहले किस सागर के दोनों ओर स्थलों, दक्षिण के गोंडवाना लैंड और उत्तर के अंकारा लैंड में परस्पर मिलने के फलस्वरूप निर्मित हुआ है? तो तेथिस सागर हो जाएगा। फिर तेथिस सागर के स्थान पर वर्तमान में कौन सा पर्वत विद्यमान है? तो हिमालय पर्वत है। फिर भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्व सीमा पर किस प्रकार के पर्वत का विस्तार पाया जाता है? तो नवीनतम मूर्धार पर्वतों का। फिर भारत के दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग उत्तर में अधिक चौड़ा है। यह किस अक्षांश से दक्षिण की ओर सकरा होता जाता है? तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक। फिर भारत में पश्चिम में किरथर और सुलेमान पर्वत, उत्तर में हिंदुकुश, एवं हिमालय तथा पूर्व में नागा पटकाई लुसाई एवं अराकानियोमा पर्वत हैं। इसके दक्षिण में कौन सी 3 जल संधियां हैं? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। भारत के दक्षिणतम छोर पर भारत की मुख्य भूमि में अंतरिम का रूप धारण कर लिया है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो कुमारी अंतरिम है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा देशों के साथ लगती है। इसके उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान, उत्तर
में चीन, नेपाल और भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश है। इसके सुदूर पूर्व में किस देश के साथ सीमा लगती है? तो हो जाएगा म्यांमार हो जाएगा। और फिर यहाँ पे अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश से स्पर्श करती है? तो लद्दाख हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, इसको भी हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। भारत किस देश से सटती हैं भारत के किस राज्य की सीमा? तो पाकिस्तान की सीमा स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हैं। अफगानिस्तान की सीमा मात्र केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को स्पर्श करती है। हिमाचल प्रदेश और चीन की सीमा से सटे राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। नेपाल की सीमा से सटे राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। भूटान की सीमा से सटे राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। म्यांमार की सीमा से सटे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। बांग्लादेश की सीमा से सटे राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हैं। डुरंड रेखा। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 2430 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सर मोर्टिमर डुरंड ने 1893 में अफगानिस्तान और तत्कालिक ब्रिटिश भारत के बीच यह रेखा खींची थी, जो बाद में 1947 में दो देशों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गई। अफगानिस्तान उस समय अंग्रेजों द्वारा एक स्वतंत्र रियासत माना जाता था। हालांकि अंग्रेजों ने इसके विदेशी मामलों और राजनीतिक संबंधों को नियंत्रित किया था। 12 नवंबर 1893 को किए गए एक समझौते में डुरंड रेखा से परे हस्तक्षेप नहीं करने की प्रतिबद्धता शामिल की गई। डुरंड रेखा पश्तून आदिवासी क्षेत्रों और बलूचिस्तान क्षेत्र के बीच विभाजन रेखा है। यह एक राजनीतिक रूप में पश्तून, बलूचों और अन्य जातीय समूहों में विभाजित करती है, जो वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीमा के दोनों ओर रहते हैं। किस देश की सीमा में भारत की सबसे अधिक राज्य 6 की सीमा स्पर्श करती है? तो बांग्लादेश हो जाएगा। फिर भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो 16 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। नोट है। फिर यदि समुद्र सीमा को भी शामिल करें तो राज्यों की संख्या 17 हो जाएगी, क्योंकि तमिलनाडु को समुद्र सीमा श्रीलंका से लगती है। कौन से राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा देशों 3 सीमाओं से लगती हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। नोट है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा म्यांमार, भूटान, चीन से, सिक्किम की सीमा भूटान, चीन और नेपाल से, और पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, भूटान और नेपाल से मिलती है। यहाँ पे हम लोग रेड क्लिफ वाला भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसको किया जाएगा। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा है। इसका नाम बॉर्डर कमीशन के अध्यक्ष साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया है। यह लाइन भारत और पाकिस्तान को गुजरात में कच्छ के रण और जम्मू कश्मीर में जम्मू की सीमा तक अलग करती है। रेडक्लिफ रेखा ही भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा है। 1947 में ब्रिटिश भारत के विभाजन के बाद यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। यही रेखा 1971 में भी पाकिस्तान के से अलग हुए में बंगाल और भारत के बीच में वर्तमान सीमा है। भारत को दक्षिण में किन जलराशियों से निर्मित एक सक्रिय समुद्री चैनल श्रीलंका से पृथक करती है? पाक जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी। 2430 किलोमीटर लंबी डुरंड रेखा 1893 में सर मोर्टिमर डुरंड ने अफगानिस्तान और तत्कालिक ब्रिटिश भारत के बीच खींची थी। 1947 के बाद
बाद से यह रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 4224 किलोमीटर लंबी कौन सी रेखा भारत और चीन के मध्य नदियों तथा पर्वतों के शिखरों द्वारा निर्धारित एक प्राकृतिक सीमा है? तो मैकमोहन रेखा हो जाएगी। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। यह अधिकांश किस प्रकार की रेखा है? कृत्रिम है। फिर रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा है, जिसका नाम बॉर्डर कमीशन तत्कालिक अध्यक्ष साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया है। रेडक्लिफ रेखा किस अन्य देश के साथ भारत की सीमा रेखा भी है? तो बांग्लादेश है। फिर भारत की मुख्य रूप से 6 अंचलों जोन्स में विभाजित किया गया है। इसमें 5 अंचल हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर। छठा अंचल कौन सा है? तो मध्यवर्ती अंचल है। वर्तमान में भारत के कुल 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। किस राज्य में 31 अक्टूबर 2019 को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आधिकारिक रूप से विभक्त कर दिया गया? तो नोट है, अरे जम्मू कश्मीर होगा। नोट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को आधिकारिक रूप से 2 अलग अलग प्रदेश बन गए। ज्ञातव्य है कि इसमें संबंधित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल 5 अगस्त 2019 राज्यपाल और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा से पास हुआ था। इसके तहत जम्मू कश्मीर के विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा या विधान परिषद के केंद्र शासित प्रदेश होगा। जम्मू कश्मीर में 20 और लद्दाख में 2 जिले होंगे। भारत मानक समय की गणना के स्थान में 1 क्लॉक टावर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, क्योंकि यह देशांतर संदर्भ रेखा के पास इलाहाबाद से निकट मिर्ज़ापुर। यह भूगर्भिक संरचना। भारत की आर्कियन एवं प्री आर्कियन भारत में आर्कियन एवं प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टानें भी मिलती हैं, जो काफ़ी प्राचीन क्वाटरनरी युग की नवीनतम चट्टानों किस रूप में पाई जाती हैं? तो काप मिट्टी के परतदार निक्षेपों के रूप में। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत के 3 स्पष्ट भाग हैं। पहला दक्षिण का विशाल प्रायद्वीपीय पठार और दूसरा उत्तर में विशाल पर्वतमाला। इसका तीसरा भाग कौन सा है? दोनों के मध्य स्थित विशाल समतल मैदान। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भारत का ही नहीं, विश्व का प्राचीनतम भाग है। इसकी चट्टानें मुख्यतः कैम्ब्रियन पूर्व काल की हैं। इस काल में को क्या कहा जाता है? आद्य महाकल्प कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत को आग्नेय चट्टानें अत्यधिक परिवर्तित या रूपांतरित हो चुकी हैं। यह भाग हमेशा से स्थल रहा है और कभी भी पूरी तरह से सागर तल के नीचे नहीं गया। फलतः इसकी चट्टान काफ़ी सुदृढ़ है। इस कारण इस क्षेत्र में भूकंप कम आता है या ज़्यादा, तो कम आता है हो जाएगा। मैकमोहन रेखा को भी देखते हुए चलते हैं हम लोग। भारत और चीन में 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। इस रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है, जो भारत के ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन विदेश सचिव और शिमला में अधिवेशन के मुख्य वार्ताकार थे। चीन पूर्वी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताते हुए अपना दावा करता है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को ये कहते हुए मानने से इनकार करता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया था, तब वह वहाँ मौजूद नहीं था, जबकि गुलाम भारत ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिण हिस्से को भारत का हिस्सा माना, जिसे तब तिब्बतियों ने भी सहमति दी। मैकमोहन लाइन के पश्चिम में भूटान और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी का ग्रेट बैंड है। पाक जलडमरू मध्य।
पाक जलडमरू मध्य एक जलडमरू मध्य है जो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के मन्नार जिले की को अलग करता है। पूर्वोत्तर में बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। यह जलडमरू मध्य 53 से 80 किमी चौड़ा है। इसका नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है, जो कंपनी राज्य अवधि के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी 1755 से 63 के गवर्नर थे। भारत को दक्षिण में किन जलराशियों के निर्मित एक सक्रिय समुद्री चैनल श्रीलंका से पृथक करती है? पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। 2430 किलोमीटर रेखा 1893 में सर मोर्टिमर डुरंड ने अफगानिस्तान और तत्कालीन ब्रिटिश भारत के बीच खींची थी। 1947 के बाद यह रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। 4224 किलोमीटर लंबी कौन सी रेखा भारत के चीन के मध्य नदियों तथा पर्वत शिखरों द्वारा निर्धारित एक प्राकृतिक सीमा है? तो हो जाएगी मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। यह अधिकांश किस प्रकार की रेखा है? तो कृत्रिम हो जाएगी। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा है, जिसका नाम बॉर्डर कमीशन के तत्कालिक अध्यक्ष साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर रखा गया है। रेडक्लिफ रेखा किस अन्य देश के साथ भारत की सीमा रेखा भी है? बांग्लादेश। भारत को मुख्य रूप से 6 अंचलों सॉरी फ्रेंड्स, मैंने उसको ही दोबारा पढ़ दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग यहाँ पे तैयारी करेंगे क्योंकि जब फेज़ 2 का एडमिट कार्ड आया था तो उसमें उन्होंने बता दिया कि आपको एसएसटी में 2 सब्जेक्ट ही चुनने हैं और दोनों का आपको आप दो सब्जेक्ट चुनेंगे उसका ही आपको पेपर आएगा रिलेटेड। तो हम लोग पहले से ही क्यों नहीं तैयारी करें? तो आप लोग, मैं यहाँ पे भूगोल, इतिहास और आपका अर्थशास्त्र और ये पॉलिटी आपकी मैं करवाऊँगी। आप लोग जो चाहें 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं उसमें। तो चलिए, प्राचीन गोंडवाना भूमि का यह भारतीय भाग कोई 17-18 करोड़ वर्ष पूर्व टूटकर उत्तर की ओर खिसकने लगा और करोड़ों वर्ष अपरदित होकर समतप्राय हो गया। यह उस समतप्राय भूमि की ऊंचाई आज भी किन पहाड़ियों के रूप में सुरक्षित है, जिनकी औसत ऊंचाई लगभग 2600 मीटर है? नीलगिरी, कार्डेमम और कोडायकनाल पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय भारत में भूगर्भिक संचलन के जो प्रमाण मिलते हैं वे ऊर्ध्वाधर और तथा लंबवत प्रकार के हैं और उनके परिणाम स्वरूप यत्र तत्र कौन सी आकृतियाँ उत्पन्न हुई हैं? तो हो जाएगी भ्रंश। भ्रंशन के फलस्वरूप जहाँ तहाँ धरती फटी, उसमें दरारें पैदा हुई। दरारों के बीच का भूभाग धंसा और उन धंसे भागों की नई चट्टानों का निर्माण हुआ। ये चट्टानें बाद में चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुई थी? गोंडवाना चट्टान। प्रायद्वीपीय पठार हिमालय से बहुत अधिक पुराना है एवं प्राचीन आग्नेय चट्टानों का बना है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 से 900 मीटर हो जाएगी। पठार की ढाल की ओर तथा पूर्व की ओर है, जो सोन चंबल दामोदर नदियों की दिशा से स्पष्ट है। दक्षिण भाग में ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह किन नदियों के प्रवाह की दिशा से स्पष्ट होता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। प्रायद्वीपीय पठार में प्राचीन पर्वतमालाओं के अवशेष मिलते हैं। यह प्राचीन पठार काफ़ी घिसा हुआ है। यहाँ किस प्रकार की घाटियाँ मिलती हैं? भ्रंश घाटियाँ। अरावली, सतपुड़ा,
पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ किन पर्वतों के घर्षित अवशेष हैं? प्राचीन वलित पर्वतों के। नर्मदा की भ्रंश घाटी का विस्तार उत्तर पूर्व की ओर हुआ है, जिस पर सोन नदी बहने लगी है। नर्मदा सोन घाटी के उत्तर पश्चिम में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। फिर मालवा पठार का विस्तार पश्चिम में अरावली श्रेणी तक और पूर्व में बुंदेलखंड तक है। इस पठार की नदियाँ किस ओर बहती हैं? उत्तर की ओर। उन प्राथमिक चट्टानों को क्या कहा जाता है जो अपरदन और निक्षेपण से बनी प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं, जो नवीनतम परतदार चट्टानों से सर्वथा भिन्न हैं तथा जिसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टान। कौन सी चट्टानें धारवाड़ चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से निर्मित हुई हैं और इनका मुख्य समुद्र व नदियों की निम्न घाटियों की परतदार चट्टानों के रूप में हुआ है? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कृष्णा घाटी में, नल्ला मलाई पहाड़ी क्षेत्रों में, चेयार घाटी में, पापाघनी घाटी में, दिल्ली श्रेणी के रूप में पूर्वी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में तथा छिटपुट स्थानों में पाई जाती हैं। इन चट्टानों में क्या जीवाश्म मिलते हैं? नहीं। किन चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है और जिनका विस्तार पश्चिम में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र से लेकर पूर्व में बिहार के सासाराम रोहतास क्षेत्र तक है? विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। फिर विंध्य चट्टानों का निर्माण नदियों, घाटियों में तथा समुद्र जल के निक्षेप के परतदार चट्टानों के रूप में हुआ है। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग किससे ढका है? दक्कन ट्रैप से। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें अपनी वास्तविक अवस्था क्षैतिज अनुप्रस्थ दशा में पड़ी हैं और द्वितीय महाकल्प मध्यजीव महाकल्प में बनी हैं। इन चट्टानों का निर्माण किस युग में अधिक हुआ माना जाता है? तो कार्बोनिफेरस युग में। तो इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र नदी का ग्रेट ब्रेंड। मैकमोहन लाइन के पश्चिम में भूटान और पूर्व के ब्रह्मपुत्र नदी का ग्रेट बेड है। यारलुंग जांगबो की चीन से बहकर अरुणाचल प्रदेश में घुसने और ब्रह्मपुत्र में बनने से पहले नदी दक्षिण की तरफ बहुत घुमावदार तरीके से बैंड होती है। इसी को ग्रेट बैंड कहते हैं। भारत की भ्रंश घाटी खड़े किनारे वाली गर्त होती है, जिसका निर्माण विवर्तनिक बल तनाव की दिशा में होता है। नर्मदा तथा ताप्ती घाटियाँ ऐसे ही भ्रंश घाटियाँ हैं जिनका प्रवाह प्रायद्वीप की सामान्य प्रवाह दिशा के प्रतिकूल है। यह पूर्व से पश्चिम दिशा में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। डेक्कन ट्रैप। दक्कन पठार का उत्तरी पश्चिमी भाग, जो लावा निर्मित चट्टानों से ढका हुआ सपाट विस्तृत खंड है, डेक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार लगभग 5 लाख वर्ग किमी क्षेत्र पर है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य का अधिकांश भाग, गुजरात का बड़ा भूभाग और दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के भाग सम्मिलित हैं। बेसिक लावा से बनी भू आकृति को ट्रैप कहते हैं, क्योंकि लावा प्रवाह से बनी भू आकृतियाँ सामान्यतः सीढ़ीदार होती हैं। मेसोजोइक युग के अंतिम समय में प्रायद्वीपीय भारत में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। दरार उद्गार के रूप में निकला लावा तरल होने के कारण विस्तृत प्रदेश में अनुप्रस्थ परतों के रूप में फैल गया, जिससे डेक्कन ट्रैप का जन्म हुआ। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रक्रिया का हिमालय की उत्पत्ति से निकट का संबंध रहा।
जैसे कि ये दिया हुआ है पश्चिमी हिमालय, कुनलुन श्रेणी है, हिंदुकुश है, ये आपका कराकोरम, लद्दाख, जास्कर है तीनों। और फिर यहाँ पे कैलाश श्रेणी है, पर हिमालय पर्वत है, शिवालिक पर्वत है, शिवालिक श्रेणी। ये पूर्वी हिमालय ऐसे करके दिया है, यहाँ पे ये मोड़दार ऐसे करते हुए। तो हम लोग इसको देखते हैं। भारत का मानक समय एक्सप्लेन मैं नहीं कर रही हूँ, एक्सप्लेन करने पे वीडियो लंबी हो जाएगी। जो है इसको कर लिया जाए। एक्सप्लेन वाली वीडियो मैं दूसरा बनाऊंगी जिसमें मेरे नोट्स होंगे, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है, जो कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से निकट से गुजरती है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में होने के कारण यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे रहता है। वैसे भारत का देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण समय समय पर एक अलग टाइम जोन की मांग उठती रही है, विशेषकर उत्तर पूर्व के राज्यों से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ का भी यह मानना है कि उत्तर पूर्व का टाइम जोन आधा घंटा पहले करने से 2.7 विलियन यूनिट बिजली बच सकती है। सड़क दुर्घटनाओं से भी कमी आने की संभावना है, क्योंकि ठंडी से में उत्तर पूर्व में सूर्यास्त 4 बजे ही हो जाते हैं। अंडमान में भी ऐसी ही मांग उठी है। अलग टाइम जोन को लेकर जनहित याचिका गुवाहाटी उच्च न्यायालय में आई थी, जिसे न्यायालय ने ठुकरा दिया। 1955 तक पूर्वी भारत में कलकत्ता टाइम चलता था। असम में बागान टाइम लागू था, जो कि भारतीय मानक समय से 1 घंटा पहले चलता था। पश्चिमी राज्य में बॉम्बे टाइम था, जो कि कलकत्ता से 2 घंटे पीछे था। ये हैं मेखलाओं के पर्वत पट्टियों की दिशा और उनका रचना काल। तो धारवाड़ मेखला 260 करोड़ वर्ष, लौह अयस्क मेखला 200 करोड़ वर्ष, पूर्वी घाटी मेखला 160 करोड़ वर्ष, सतपुड़ा मेखला 100 करोड़ वर्ष, अरावली दिल्ली मेखला 70 करोड़ वर्ष है। अत्यधिक अपरदन के कारण किस युग की चट्टानें पहचानने में नहीं आती हैं? कार्बेनिफेरस युग। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कैसी होती हैं, जिनका सर्वोत्तम रूप दामोदर महानदी और गोदावरी एवं इसकी सहायक नदियों की घाटियों में मिलता है? परतदार। भारत का 98% कोयला किस प्रकार की चट्टानों से मिलता है? तो गोंडवाना चट्टान में। दक्कन ट्रैप आर्कियन युग की आग्नेय और रूपांतरित संकुल को छोड़कर भारत के किस भाग में विस्तृत भूतात्विक संरचना है? तो प्रायद्वीपीय भारत हो जाएगा। भारत के विशाल पर्वतमाला या हिमालय प्रदेश की चट्टानें परतदार हैं और उनका निर्माण किससे हुआ है? समुद्र से। आज से 7 करोड़ वर्ष वर्तमान हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था, जो उत्तर की अंकारा भूमि को दक्षिण की गोंडवाना भूमि से पृथक करता था? तो तेथिस सागर हो जाएगा आपका। भूगोलवेत्ताओं के अनुसार किस महाकल्प में तेथिस सागर के भूगर्भीय हलचलें हुई, जिससे उसमें निक्षिप्त चट्टानें ऊपर उठने लगीं, जिससे कालांतर में वहाँ मोड़दार पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ? मध्यजीव महाकल्प। हिमालय पर्वत श्रेणी की रीढ़ की हड्डी की तरह नाइस और रवेदार चट्टानें मिलती हैं, जिसमें स्लेट, फाइलाइट, सिस्ट, क्वार्टजाइट, रवेदार चूना पत्थर आदि के रूप में किस क्रम की चट्टानें देखी जा सकती हैं? धारण क्रम की। बुंदेलखंड नाइस, बंगाल नाइस और नीलगिरी नाइस में से कौन से सबसे पुराना है? तो बुंदेलखंड नाइस हो जाएगा। हिमालय पर्वत की प्रथम अवस्था में तेथिस सागर में
के नितल के ऊपर उठकर मुख्य हिमालय की सृष्टि की। द्वितीय अवस्था में संभवतः 3 करोड़ वर्ष पूर्व मध्य नूतन कल्प के भूसंचलन से किस हिमालय की रचना हुई है? तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय की। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जंतुहीन थीं। किस हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के अवशेष या जीवाश्म मिले हैं? लघु हिमालय। हिमालय का अंतिम उत्थान अथवा इसके निर्माण की तृतीय अवस्था किस युग की मानी जाती है? अधिनूतन युग। तृतीय अवस्था में भूसंचलन के कारण हिमालय काफ़ी ऊंचा उठ गया और ऊंची हिमालय की समानांतर एक और पर्वत श्रेणी बन गई, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वाया हिमालय व शिवालिक हिमालय है। नोट: हिमालय का निर्माण प्रथम महाकल्प के कैम्ब्रियन कल्प से प्रारंभ होकर द्वितीय जीवकल्प होते हुए तृतीय या नवकल्प टर्शियरी तक माना जाता है। हालांकि इसका निर्माण कार्य अभी तक जारी है। प्रायद्वीपीय के किस भाग की आकृति के अनुसार ही हिमालय की आकृति पाई जाती है, जिसके बाद इसमें हेयर पिन मोड़ पाया जाता है? उत्तरीय भाग। हिमालय पश्चिम में नागा पर्वत व पूर्व में नामचा बरवा के बीच एक चाप आकृति में फैला है। इसमें दोनों ओर हेयर पिन मोड़ की आकृति में यह मुड़ गई है, जो क्रमशः किस नाम से जाने जाते हैं? कश्मीर सिंटैक्सिस और असम सिंटैक्सिस। तो यहाँ पे ये जो है पूर्वी पश्चिम की ओर हिमालय एवं पर्वत चोटियाँ जो हैं इसमें हैं क्रमशः पर्वत चोटियाँ हैं, ऊंचाई हैं। तो इसमें चलिए कर देते हैं। नामचा बरवा 7756, फिर है ग्यालापेड़ी। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कंचनजंगा 8598, मकालू है 8481, माउंट एवरेस्ट 8848 है 8848, फिर गौरी शिखर 7144, मनासलू जो है 8156, अन्नापूर्णा 8078, फिर धौलागिरी 8172, फिर नंदा देवी 7817, कामेट 7756, केटू गार्डविक आस्टीन जो है 8611, जिसको काराकोरम भी कहते हैं, नंगा पर्वत 8126, राकापोशी 7788। तो ये इतना हम लोग करेंगे। तो गाइज रोज़ हम लोग की वीडियो आएंगी और हम लोग जल्दी से जल्दी 15 मार्च तक इस सारे सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेंगे। और आप लोग कहेंगे तो मैं विस्तार से भी करवा दूंगी, क्योंकि मैं भूगोल के नोट्स बना रही हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसको भी पढ़ लेंगे तो आपका इससे भी बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। तो कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और पूरे मोटिवेशन के साथ। इस बार हम लोग को सिलेक्शन ले लेना है। सो गाइस बाय बाय।